टॉपिक है। तो पोटेंशियल स्टेप, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये स्टेप का मतलब क्या है। जैसे आपने घर की जो सीढ़ियाँ है ना, ये हमारे पास घर की सीढ़ियाँ होती है, इस तरह से सीढ़ियाँ बनी होती है। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं इनको हम कहते हैं स्टेप्स कहते हैं, इनको स्टेप्स कहते हैं। ठीक यहाँ पर भी सेम कहानी होती है पोटेंशियल स्टेप में। पोटेंशियल स्टेप का मतलब है पोटेंशियल की सीढ़ी, पोटेंशियल का स्टेप। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके पास इस तरह से कोई फंक्शन बना हुआ है और यहां पर इसकी वैल्यू बढ़ गई अचानक से और फिर ये हो गया, और यहां पर मैं ऐसे मैंने एक एक्सिस ले लिया, इस एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल को मैं लिख रहा हूं Vx, और यहां पर मैं लिख रहा हूं x इक्वल्स टू 0, ये रीजन मैं लिख रहा हूं x लेस देन 0, और ये रीजन मैं लिख रहा हूं x ग्रेटर देन 0, और यहां पर हो गया v0। ठीक है, ये एक और ये दो। जिस तरह से ये जो स्टेप दिख रही है आपको, ये जो स्टेप, इसके एक साइड ये पोजीशन नीचा है, ये पोर्शन नीचे है, और फिर यहां पर एक एकदम से बाउंस आया और फिर यहां पर एक स्टेप चढ़ के ये ऊपर पहुंच गया इस रीजन में। तो ठीक उसी तरह से पोटेंशियल स्टेप को भी डिफाइन किया जाता है। पोटेंशियल स्टेप क्या है? वन डायमेंशनल पोटेंशियल फंक्शन है। वन डायमेंशनल पोटेंशियल फंक्शन, वन डायमेंशनल पोटेंशियल फंक्शन, वन डायमेंशनल पोटेंशियल फंक्शन। वन डायमेंशनल पोटेंशियल फंक्शन कैसे है कि जब आप यहां पर देखोगे कि x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये जो पोटेंशियल है ये कितना चल रहा है? 0 चल रहा है। तो जो Vx है उसकी वैल्यू कितनी चल रही है? 0। फिर जब ये x इक्वल्स टू 0 हुआ तो Vx जो है, इसको अच्छे से लिख लो, Vx इक्वल्स टू 0, Vx इक्वल्स टू 0 है। जब x इक्वल्स टू 0 हुआ तो यहाँ पर Vx की वैल्यू कितनी हो गई है? वो एकदम से हो गई V0, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो Vx इसके इक्वल है V0 के इक्वल है। यानी कि x लेस देन 0 के लिए एकदम ये 0 है, फिर एकदम से सडन चेंज आया इसमें, यहाँ से V0 हुआ, V0 होने के बाद फिर यहाँ से ये इस रीजन के अंदर, यानी कि जो रीजन x ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रहा है वहां पर v की वैल्यू हो गई है V0। तो पोटेंशियल ने अपने आप को एकदम से चेंज कर लिया, और ये पोटेंशियल जो भी चेंज हो रहा है वो वन डायमेंशन के अंदर चेंज हो रहा है, वन डायमेंशन के अंदर चेंज हो रहा है। तो इस तरह का कोई फंक्शन होता है जो वन डायमेंशनल फंक्शन होता है। यहाँ पर पोटेंशियल की बात हो रही है तो पोटेंशियल स्टेप, अगर यहाँ पर कोई और फंक्शन होता या कोई और वैल्यू होती तो उसका स्टेप बन जाता। तो वन डायमेंशनल पोटेंशियल फंक्शन इज नोन एज पोटेंशियल स्टेप, पोटेंशियल स्टेप। अच्छा, अब ये जो V0 लिखा है मैंने, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव y डायरेक्शन इसको मैं कंसीडर करूं तो जो V0 वैल्यू है वो क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। V0 वैल्यू जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। और ये पोटेंशियल से मेरा मतलब है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर मेरा मतलब है पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब ये पोटेंशियल स्टेप फंक्शन को हम दो तरीके से समझेंगे। पहले हम इसको क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग समझते हैं, फिर हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, तो अगर मैं यहां पर कोई पार्टिकल चलाऊं तो मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल इन द रीजन्स with potential steps according to classical mechanics, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर कोई अकॉर्डिंगली यदि कोई पार्टिकल यहां पर मोशन करता है तो उसकी मोशन का डिस्क्रिप्शन हमें करना है कि वो किस तरह की मोशन रहेगी। मैंने वापस से ये डायग्राम यहां पर बनाया, ये डायग्राम मैंने वापस से बना दिया। ठीक है, यहां पर मैंने ये पोटेंशियल दिखा दिया, पोटेंशियल स्टेप। ये इस तरह से स्टेप चेंज हुआ, ये चेंज हो गया। ये रीजन है x ग्रेटर देन 0 और ये रीजन है x लेस देन 0। मैंने माना कोई पार्टिकल आ रहा है, यहां पर है V0 पोटेंशियल, ये वाला, ये पोटेंशियल जो है इसकी वैल्यू है V0। सबसे पहले हम बात कर रहे थे, मैं वापस बता रहा हूं एक बार, पोटेंशियल स्टेप क्या होता है? पोटेंशियल स्टेप वन डायमेंशनल पोटेंशियल फंक्शन है। क्योंकि यहां पर पोटेंशियल की बात हो रही है इसलिए इसको हम पोटेंशियल फंक्शन बोल रहे हैं। अगर कोई और वैल्यू होती तो वो उसका फंक्शन बन जाता। वन डायमेंशनल कैसे है? जैसे Vx है, उसकी वैल्यू x की वैल्यू चेंज होने के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है।
जैसे कि x की वैल्यू अगर 0 है, लेस देन 0 है, तो उस केस में Vx कितना है, 0 है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो Vx की वैल्यू हो गई V0। तो एकदम से सडन चेंज आया, और ये जो चेंज है ये किसकी तरह दिख रहा है, जैसे आपकी जो घर की स्टेयर्स होती है, सीढ़ियां होती है, तो सीढ़ियां जिस तरह से स्टेप्स के फॉर्म में होती हैं, तो उसी तरह से यहां पर भी उसी तरह से चेंज आ रहा है। इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, स्टेप नाम दे दिया गया, है ना। इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, स्टेप। और क्या कहा गया, पोटेंशियल स्टेप, क्योंकि हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं इसलिए पोटेंशियल स्टेप है। अब पोटेंशियल का मतलब है यहां पर पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल स्टेप फंक्शन को हमें ठीक उसी तरह से समझना है जैसे हमने इसके पहले जो पोटेंशियल वेल्स है उनको कंसीडर किया था, उनको समझा था, उनके लिए जो इक्वेशन बनाई थी, ठीक उसी तरह की इक्वेशन यहां पर भी बनेगी। पर आगे मैं फर्दर डिस्कस करूं उसके पहले क्लासिकल मैकेनिक्स इस बारे में क्या कुछ कहना चाहती है उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं। मतलब अगर इसी पोटेंशियल स्टेप की हमें डिस्क्रिप्शन करना हो, हमें समझाना हो कि पोटेंशियल स्टेप का कोई फंक्शन है और कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है इस रीजन में, तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे वो हमें देखना है। तो उसको देखने के लिए हमने क्या किया, हमने कोई पार्टिकल मान लिया, मान लो यहाँ पर ये पार्टिकल है, रेड कलर से दिखाया है और ये मोशन कर रहा है लेफ्ट टू राइट, है ना। तो ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल मोशन कर रहा है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट और टू राइट। ये लेफ्ट रीजन हो गया और ये राइट रीजन हो गया। तो ये पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, जिस मोशन कर रहा है तो सीधी सी बात है इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैंने मान लिया कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो k है और पोटेंशियल एनर्जी वो हमें गिवन ही है कि कितनी है, Vx है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी है Vx। तो कंसीडर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, वो कितनी हो गई, k हो गई। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वेरिएबल है ही x के साथ, तो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हो गई, Vx। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कितनी हो जाएगी, E इक्वल्स टू k प्लस Vx। ये क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी चाहिए, मेरे को सिर्फ कौन सी एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को मैं यहां से लिख सकता हूं E माइनस Vx। इज इट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं E माइनस Vx लिख सकता हूं? ये बात समझ में आ गई क्या? क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो आगे। अब क्योंकि ये पार्टिकल मोशन में है, सिंस पार्टिकल इज इन मोशन, तो इसका मतलब इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है। सिंस पार्टिकल इज इन मोशन, तो इसका मतलब इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है। और वो वेलोसिटी निकालने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं हाफ mv स्क्वायर और इक्वल्स टू k। और k की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, कितनी निकाली हुई है, E माइनस Vx। इसकी वैल्यू मैंने कितनी फाइंड आउट की है, E माइनस Vx। अच्छा जी, यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो v है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा टू E माइनस Vx ओवर m। आया ना? तो ये मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। और जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो आप देख पा रहे हो कि वो डिपेंड कर रही है पोटेंशियल पर। पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो रही है विद द वैल्यू ऑफ x। पोटेंशियल की वैल्यू x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, तो उसी के अकॉर्डिंगली वैल्यू भी चेंज होगी किसकी, वेलोसिटी की। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल। तो ये किस पर डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल पर डिपेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो रहा है x की वैल्यू के साथ, तो उसी के हिसाब से क्या चेंज होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये वाला, ये फॉर्मूला किसका आया है, ये आया है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये क्या फॉर्मूला आया है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है यहां तक? अब मैं ये कह दूं कि Vx 0 है, ठीक है। इफ Vx इक्वल्स टू 0, और Vx 0 कौन से रीजन में है, वन रीजन में। ये जो रीजन है ये फर्स्ट रीजन है और ये जो रीजन है सेकंड रीजन है। तो फर्स्ट रीजन के अंदर Vx की वैल्यू क्या है, 0। फर्स्ट रीजन के अंदर Vx की वैल्यू क्या है, 0। i.e. फॉर रीजन फर्स्ट, फर्स्ट रीजन के लिए बात करें, Vx की वैल्यू हो गई 0। Vx की वैल्यू 0 हो गई तो V की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 2e अपॉन m।
कितनी हो गई, √2e/m। अब क्या हो गया कि e की जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स रहेगी, m जो है मास है वो फिक्स रहेगा, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो क्या हो गई, यूनिफॉर्म हो गई। यूनिफॉर्म होने का मतलब है पार्टिकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो गई। तो पार्टिकल मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट with a constant speed, with a constant speed। ठीक है, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है, ये जो सिचुएशन है ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है। कैसी सिचुएशन हो रही है, ये है और ये है, यहां पर तुम्हारा बना हुआ है पोटेंशियल, ये और ये इस तरह से जा रहा है। अभी पार्टिकल इस रीजन में है। अच्छा, Vx की वैल्यू को हमने कर दिया 0, तो Vx की वैल्यू को 0 कर दिया, तो ये पार्टिकल ऐसे आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से आएगा तो यहां पर एक दीवार खड़ी हुई है सामने, ये वॉल खड़ी हुई है ये, और इस वॉल की हाइट कितनी है, V0। तो ये पार्टिकल जो इस स्पीड से आ रहा है, ये पार्टिकल जो इस स्पीड से आ रहा है, ये पेनेट्रेट करेगा, ये टकराएगा, किस वॉल से टकराएगा, इस V0 वॉल से टकराएगा, है ना। तो जब पार्टिकल लेफ्ट से राइट की ओर मोशन करता हुआ आएगा तो ये एनकाउंटर करेगा या ये टकराएगा, किस वॉल से टकराएगा, पोटेंशियल स्टेप से टकराएगा। और उस पोटेंशियल स्टेप की जो हाइट है, पोटेंशियल स्टेप की जो हाइट है वो कितनी है, V0 है। ठीक, तो हेंस पार्टिकल encounters the potential एनर्जी, पोटेंशियल जो है वो एनर्जी है क्योंकि, तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने एनर्जी, स्टेप ऑफ हाइट h0, ऑफ हाइट V0। तो ये V0 हाइट की वॉल से क्या होगा, टक्कर करेगा। यहां तक क्लियर है बात। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो पार्टिकल इधर से चल के आ रहा है, यहां से जो पार्टिकल चल के आ रहा है, उसको अगर इसको पार करना है, अगर उसको इसको पार करना है तो उसके पास एनर्जी इस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। ये जो V0 लिखा है, V0 क्या है, एनर्जी है। और हमारे पास यहां पर जो वेलोसिटी की वैल्यू बन रही है वो बन रही है 2e-vx/m। तो अगर मेरे को इसकी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए वेलोसिटी की, वेलोसिटी की पॉजिटिव वैल्यू कब आ सकती है, जब e की वैल्यू vx से ज्यादा हो। और vx को एक बार के लिए मैं V0 मान लूं, तो e की वैल्यू यदि V0 से ज्यादा है तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो पार्टिकल है इसको, इसके यहां से चलता हुआ इस पे चढ़ जाए, यानी कि इस वॉल को पार कर जाए, इसको एनकाउंटर करके दूसरी तरफ निकल जाए। और अगर ये एनर्जी की वैल्यू इस V0 से कम रह गई तो क्या ये पार्टिकल इसको पार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा वो देख लेते हैं। दूसरा केस मैंने बनाया, इफ 0 to e और V0, जो e की वैल्यू है, e की वैल्यू को मैंने लिख लिया कि वो 0 से तो ज्यादा है और V0 से क्या है, कम है। 0 से ज्यादा है, V0 से कम है। उस केस में हमारे पास जो ये इक्वेशन लिखी हुई है वेलोसिटी की, ये वेलोसिटी की जो इक्वेशन बनेगी ये तो यही है, Vx और अपॉन m। तो क्या ये वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव? तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, नहीं आएगी? हाँ या ना? तो ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी? ये जो वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी? यदि e की वैल्यू लेस देन V0 हो गई तो जो वेलोसिटी आ रही है वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? अच्छा, नेगेटिव आएगी इस रूट के अंदर, नेगेटिव वैल्यू आएगी रूट के अंदर, और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू यानी कि माइनस, और माइनस वैल्यू आ गई तो माइनस का रूट मतलब ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी इमेजिनरी।
तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो वेलोसिटी की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, इमेजिनरी। नेगेटिव जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट के अंदर, और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब है वो वैल्यू देगा आयोटा, और आयोटा आने का मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो कौन सा फंक्शन बन गई, वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन गई। तो जो वेलोसिटी है वो इमेजिनरी हो जाएगी। यस और नो, वेलोसिटी क्या बन गई, इमेजिनरी। सही बात है ये। सही है ना ये बात। अच्छा जी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब ये वेलोसिटी की वैल्यू इमेजिनरी बन गई है और नेगेटिव ऐसे हो गई है, तो होगा क्या, ये जो पार्टिकल है जो यहां ऐसे जा रहा है, ये यहां से टकराएगा, इससे टक्कर करेगा, और टक्कर करने के बाद वापस लौट जाएगा, टक्कर करने के बाद वापस लौट जाएगा, है ना। ये चाहे कितनी स्पीड लेके आ जाए, ये इसके साथ टक्कर करेगा और टक्कर करने के बाद ये वापस लौट जाएगा, यानी कि इसका 100% रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इन दिस केस particle is reflected 100%, 100% वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। there is no chance for particle to cross the potential step, there is no chance for particle to cross the potential step, इस पोटेंशियल स्टेप को क्रॉस करने का पार्टिकल के पास कोई भी चांस नहीं होगा। मतलब 1% वाली पॉसिबिलिटी है वो भी नहीं होगी, 100% क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। कब, जब जो एनर्जी है वो V0 से भी कम है। एक केस बन गया ये। एक केस क्या बनाया जा सकता है, एक केस ये बनाया जा सकता है कि इफ E ग्रेटर देन V0, यदि E की वैल्यू ज्यादा हो जाए किससे, V0 से। E की वैल्यू यदि ज्यादा हो जाएगी V0 से, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी क्या आएगी, वो आएगी 2, और ये बनेगा E माइनस V0 ओवर m। तो इस केस में वेलोसिटी हो गई पॉजिटिव वैल्यू हो गई। तो अब क्या होगा, वो क्या होगी, दूसरे रीजन में सीधी सीधी जाएगी, उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, 100% क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। इसका मतलब जो पार्टिकल है वो 100% ट्रांसमिट हो जाएगा, किसमें से, पोटेंशियल स्टेप में से। इट मींस 100% ट्रांसमिशन, 100% ट्रांसमिशन ऑफ पार्टिकल, है ना। कोई भी पार्ट उसका रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उसका 100% ट्रांसमिशन हो जाएगा, वो पोटेंशियल स्टेप को पार कर जाएगा। तो दो कंडीशन बन गई। तो कुल मिलाकर हमें जो क्लासिकल मैकेनिक्स से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर एनर्जी पोटेंशियल स्टेप से या पोटेंशियल एनर्जी से जो कम है, इस V0 से कम है, तो यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती पार्टिकल की कि वो उस स्टेप को पार कर जाए, इस स्टेप से निकल जाए। E माइनस VX ही तो लिखा है मैंने, हाँ VX, सॉरी। तो यहां से इसको पार कर जाए, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो ये तो रिजल्ट आया किससे, क्लासिकल मैकेनिक्स से, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स से। तो ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट, इस पे थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो गया कि जब ये क्लासिकल मैकेनिक्स ने क्लियर कट ये बोल दिया कि अगर E की वैल्यू लेस देन V0 है, तो जो पार्टिकल है वो इस स्टेप पोटेंशियल को क्रॉस करके जा ही नहीं सकता, वो 100% क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो इस बात के लिए फिर क्वांटम मैकेनिक्स को आना पड़ा। क्वांटम मैकेनिक्स ने इसमें पॉसिबिलिटी देखी कि अगर E की वैल्यू लेस देन V0 होती है तो उसमें भी क्या कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जो पार्टिकल है उस पोटेंशियल स्टेप को क्रॉस करके निकल जाए। तो इसके लिए फिर हमने क्वांटम मैकेनिक्स पे काम किया। क्वांटम मैकेनिक्स पे जब हमने काम किया तो हमें वही करना है, श्रोडिंजर इक्वेशन को लाना है। तो वही कहानी चलेगी अब जो आप लोगों ने पोटेंशियल वेल के अंदर पढ़ी है। तो अब मैं ला रहा हूं क्वांटम मैकेनिक्स को, यानी कि अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं श्रोडिंजर इक्वेशन को। तो हमारे पास दो केस बनाएंगे हम। एक केस बनाएंगे जब हम E की वैल्यू लेस देन V0 लेंगे, और एक केस हम बनाएंगे जब E की वैल्यू ग्रेटर देन V0 लेंगे। एक केस हम ये वाला बनाएंगे E लेस देन V0, और एक केस हम ये वाला बनाएंगे जब E की वैल्यू लेंगे ग्रेटर देन V0, ठीक है।
तो पहली सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल स्टेप केस फर्स्ट, और अब मैं बात कर रहा हूं क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। पोटेंशियल स्टेप केस फर्स्ट, और मैं बात कर रहा हूं कौन सा केस, E लेस देन वी नॉट। E लेस देन वी नॉट। डायग्राम बना लिया मैंने वापस से, ये डायग्राम बन गया, ये डायग्राम बन गया, और ये स्टेप हो गया। यहां पर जीरो है, और यहां पर ये पोटेंशियल स्टेप हो गया, और ये चला गया ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहां पर जो है वो फंक्शन हो गया Vx, ये हो गया Vx, ये जो वैल्यू है ये हो गई V नॉट, और यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी हो गई V नॉट। पहला केस है हमारा एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज लेस देन V नॉट, तो मैं मान लेता हूं कि जो पार्टिकल है वो कहीं यहां पर बैठा है, और यहां पर बैठा है तो ग्राउंड से उसकी एनर्जी की जो हाइट है वो है E, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है V इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो हमारा केस हो गया E लेस देन V नॉट। देखो यहां से यहां तक की हाइट लिए मैंने, एनर्जी की हाइट है एनर्जी की, तो एनर्जी की हाइट लेस देन क्या हो गई, V नॉट हो गई। ये पार्टिकल जो चल रहा है इसका मास है m, तो m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये जो रीजन हो गया ये हो गया लेस देन जीरो का, ये जो रीजन है ये इक्वल्स टू जीरो का, और ये जो रीजन हो गया वो ग्रेटर देन जीरो का हो गया। यानी कि ये हो गया रीजन फर्स्ट और ये हो गया रीजन सेकंड। तो हमारे पास यहां पर बाउंड्री कंडीशंस लग गई। बाउंड्री कंडीशंस क्या लग गई कि v x की वैल्यू वो है जीरो, कब, जब x लेस देन जीरो, और Vx की वैल्यू है V नॉट, कब, जब x ग्रेटर देन जीरो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। क्या करूंगा मैं यहां पर यूज करूंगा श्रोडिंजर इक्वेशंस, है ना। तो नाउ कंसीडर श्रोडिंजर इक्वेशन, और वो भी कौन सी, टाइम इंडिपेंडेंट। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन जो हमारी बनी थी वो बनी थी एच स्क्वायर ओवर टू एम, एच स्क्वायर अपॉन टू एम। ये क्या बना था, डेल टू साई एक्स ओवर डेल एक्स डी एक्स टू, प्लस क्या इक्वेशन बनती है, प्लस बनती है वी एक्स साई एक्स, और ये क्या बनता है, ई साई एक्स, ये इक्वेशन बनती है। अच्छा, जब हम टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की बात करते हैं तो यहां इसके दो एक हिस्से बनते थे इक्वेशन के, एक एलएचएस बनता है, एक आरएचएस। एलएचएस वाला जो है वो ये बनता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये एलएचएस होता है, और इसी तरह से इसका एक आरएचएस पोर्शन बनता है जो टाइम डिपेंडेंट होता है, जो फाई के फॉर्म में आता है। एक इसका जो फॉर्म बनता है वो ये वाला बनता है, कुछ डी फाई अपॉन डी टी करके कुछ ऐसा बनता है, ई साई एक्स, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, कुछ ऐसा बनता है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में लोकेशन क्या है वो हम निकाल सकते हैं। तो यहां से जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में लोकेशन निकालते हैं फाई की, तो फाई की जो लोकेशन है वो कितनी निकल के आती है, ई, ये आता है निकल के एक्सपोनेंशियली में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आता है ई पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट, ये वैल्यू आती है ई पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। ये जब इसके दो पोर्शन हम करते हैं, दो इसको हिस्सों में बांट देते हैं, एक होता है एलएचएस, एलएचएस वाला जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, जबकि आरएचएस वाला होता है टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि दोनों इक्वेशन इक्वल हैं तो हम उसको एक कांस्टेंट के बराबर करते हैं जिसको हम कहते हैं ई। तो हम ये वाला पोर्शन यूज करें टाइम इंडिपेंडेंट, पर इसका जो आरएचएस वाला पोर्शन होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है, जो कि क्या बताता है, पार्टिकल की पोजीशन को किसी टाइम पर। तो अब मैंने क्या कर लिया, कुल मिलाकर जो फंक्शन था साई, वो फंक्शन साई पहले डिपेंड कर रहा था एक्स पर और टी पर, अब उन दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया। एक फंक्शन को लिख लिया मैंने साई एक्स और एक फंक्शन को लिख लिया फाई टी, और ये जो फाई टी है इसको जब आप सॉल्व करते हो तो उसकी वैल्यू ये आती है जो मैंने यहां पर लिख रखी है। तो ओवरऑल जो वेव फंक्शन बनता है उस ओवरऑल वेव फंक्शन की वैल्यू आती है साई एक्स, और फाई टी ये हो गया, तो ये कितना होता है, ई पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट, ये वैल्यू आती है। अब हम जो सॉल्यूशन निकाल के लाते हैं वो इस साई एक्स का सॉल्यूशन निकाल के लाते हैं। ओवरऑल वेव फंक्शन जो हो जाता है वो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर ओवरऑल वेव की पूरी कहानी हमें पता लग जाती है कि उसकी जो किसी टाइम पर लोकेशन क्या है, उसमें क्या वेलोसिटी कंपोनेंट है, सारा पता लग जाता है। यहां तक क्लियर है।
अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले पोर्शन को सॉल्व करूंगा, सिर्फ इस वाले पोर्शन को सॉल्व करूंगा। तो इस वाले पोर्शन को भी सॉल्व करूंगा तो दो रीजन बन रहे हैं, एक बन रहा है फर्स्ट और एक रीजन बन रहा है सेकंड। तो फॉर फर्स्ट रीजन के लिए क्या कंडीशन है, यानी कि x लेस देन 0 के लिए जो vx है उसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो मैं इस इक्वेशन में क्या रख दूंगा, vx की वैल्यू को रखूंगा 0। मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, यहां बन गया d2 साई x ओवर dx2, ये 0। तो ये कितना हो गया, e साई 1 लिख दिया मैंने इसको 1, क्योंकि ये पहला रीजन है तो इसको लिख दिया 1, और ये हो गया x। इसको आप ट्रांसपोज करोगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी जो आपने देखी हुई है। क्या इक्वेशन बन जाएगी, d2 साई 1 लिख दिया मैंने इसको x अपॉन dx2 प्लस यहां पर चला जाएगा 2me ओवर एच कट स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा यहां पर साई 1x, तो ये हो जाएगा साई 1x, ये 1 ऐसा आएगा ये हो गया साई 1x और इक्वल्स टू 0। ये जो साई 1x लिख रहे हो आप, इसको क्या मानते थे, के स्क्वायर, तो इसको मैंने वापस से क्या लिख दिया, के स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया के स्क्वायर। तो यहां से आपके पास ये इक्वेशन बन गई है d2 साई 1x ओवर dx2 प्लस के स्क्वायर साई 1x इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन के आपको सॉल्यूशन पता है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आप कॉस में भी लिख सकते हो, और कॉस में ना लिखना चाहो तो आप इसको आयोटा या जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ई वाला फॉर्म, उसके अंदर भी आप इसको लिख सकते हो, है ना। ये जो इक्वेशन बनेगी इसका सॉल्यूशन या तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसका सॉल्यूशन या तो हम ऐसे लिखते थे साई 1x a cos kx प्लस b sin kx, या तो हम इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं, और या इस सॉल्यूशन को आप ऐसे लिख सकते हो a e पावर आयोटा kx प्लस बी ई पावर माइनस आयोटा के एक्स। इस तरह से मैंने इसका सॉल्यूशन लिख लिया, दोनों एक ही बात है, कोई से भी लिख लिया, मैंने ये सॉल्यूशन लिख लिया, ये वाला। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया ये, इसका ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये हो गई पहले रीजन की बात, इस रीजन की बात हो गई, पहले रीजन की बात, ठीक। अच्छा, अब दूसरे रीजन की बात करें। दूसरे रीजन की मैं बात करूं तो केस दूसरा रीजन जो है, जो सेकंड रीजन जहां पर x ग्रेटर देन 0 है, वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, v0 है, ठीक। तो फॉर सेकंड रीजन जो पोटेंशियल है vx, उसकी वैल्यू कितनी है, v0 है, पर हमें ये गिवन है कि e लेस देन क्या है, v0, e लेस देन क्या है, v0 है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m साई 2 लिख दिया मैंने। अब इसको मैं इसको लिख दूंगा d2 साई 2 ओवर dx2 प्लस यहां पर क्या लिखूंगा, v0, और ये हो जाएगा साई 2x इक्वल्स टू ये e साई 2x, ये बन गया। ट्रांसपोज करोगे तो इसको उधर ले जाओ सारे को, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एच कट स्क्वायर ओवर 2m d2 साई 2 अपॉन dx2 प्लस फिर यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा e माइनस v0 साई 2x इक्वल्स टू 0। बट गिवन है, क्या गिवन है, e की वैल्यू लेस देन है v0, e की वैल्यू लेस देन v0 है, तो मैं क्या करूंगा, अंदर से माइनस कॉमन लूंगा, तो ये बन जाएगा v0 माइनस e। मैं इक्वेशन को कुछ ऐसा बना दूंगा, कैसा बना दूंगा, एच स्क्वायर ओवर 2m और d2 साई 2 x भी लगा हुआ है इसके साथ अपॉन dx2 माइनस मैंने कॉमन ले लिया v0 माइनस e, और ये साई 2x इक्वल्स टू 0। माइनस मैंने क्यों कॉमन ले लिया वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई है कि e की जो वैल्यू है वो लेस देन v0 है। वापस से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। क्या इक्वेशन बन जाएगी, d2 साई 2x ओवर dx2 माइनस 2m v0 माइनस e ओवर ये बनेगा h कट स्क्वायर, ये बनेगा साई 2x इक्वल्स टू 0। और ये जो वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को हम क्या लिखते थे, अल्फा स्क्वायर।
तो यहां पर भी इस वैल्यू को मैं क्या लिख रहा हूं, अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इस वैल्यू को लिख रहा हूं, तो मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन जो है वो ये बन गई d2 साई 2 x ओवर dx2 माइनस अल्फा स्क्वायर साई 2x इक्वल्स टू 0। और इसका जो सॉल्यूशन आया था उस सॉल्यूशन को हमने क्या लिखा था, साई 2x में है ये, तो ये सी ई की पावर अल्फा x प्लस डी ई की पावर माइनस अल्फा x, ये इक्वेशन आ गई। तो ओवरऑल हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, एक आ गया साई 1 का और एक हो गया साई 2 का। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है बात? अब ये जो ए बी सी और डी है ये क्या है, कांस्टेंट है। अब मेरे को वैल्यू चाहिए सी और डी की, है ना। तो फॉर द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, फॉर द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स, सबसे पहली बात तो ये करें कि फॉर रीजन x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 वाला जो रीजन है, अगर उसमें x अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को, तो फंक्शन जो है वो कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ये हम पढ़ चुके हैं काफी बार। x यदि अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को तो फंक्शन 0 हो जाना चाहिए। पर यदि मैं यहां पर इनफाइनाइट रखता हूं, ये जो फंक्शन है इसमें साई 2x इक्वल्स टू सी, ये ठीक वैसे ये जो मैंने कल बताया था आपको, यहां पर अल्फा और x को मैं अप्रोच करा देता हूं इनफाइनाइट, और प्लस डी ई पावर माइनस अल्फा और इसको इनफाइनाइट। तो ये प्लस इनफाइनाइट जो है ये डिफाइन नहीं होगा, ये वैल्यू होगी वो डिफाइन नहीं होगी, नॉट डिफाइन। ये किधर ले जाएगा, ये फंक्शन को किधर की तरफ ले जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ ले जाएगा। तो इसको इनफाइनाइट नहीं होने दे, तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि सी को हमें क्या करना पड़ेगा, 0। तो सी को यहां पर क्या करना पड़ेगा, 0। अगर आप x को इनफाइनाइट अप्रोच कराओगे, तो जैसे ही इनफाइनाइट अप्रोच कराओगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहां पर ये फंक्शन को इनफाइनाइट पे अप्रोच करा देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी को 0 करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो ये सेकंड फंक्शन है इसकी जो वैल्यू बचेगी वो बच जाएगी साई 2x इक्वल्स टू डी ई पावर माइनस अल्फा x। सी को हमने 0 कर दिया। और पहला जो फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आयोटा में, वो तो इमेजिनरी फंक्शन चल रहा है। तो वो फंक्शन क्या है, ए ई पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई पावर माइनस आयोटा के एक्स। यहां तक क्लियर है चीजें? यहां तक क्लियर है क्या? अब देखो, अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो स्टेप है यहां पर, ये जो जगह है, ये वाला जो रीजन है, यहां पर दोनों रीजन एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन के ऊपर दोनों रीजन एक दूसरे से मिल रहे हैं। रीजन फर्स्ट और रीजन 2 इस लाइन के ऊपर एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि x बराबर 0 पर ना, x बराबर 0 पर साई 1 इक्वल्स टू क्या हो रहा है, साई 2 हो रहा है ना, ये बोल सकते हैं। और साथ में कंटिन्यूस भी हो रहा है। कंटिन्यूस होने का मतलब यदि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में और 0 वैल्यू पर, तो वो दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 क्या मैं बोल सकता हूं, साई 1 0 इक्वल्स टू क्या होगा, साई 2 0, और डी साई 1 ओवर डी एक्स 0 पर, डी साई 2 ओवर डी एक्स 0 क्या कंटिन्यूअस होगा। तो ये अगर होगा तो मैं डायरेक्ट कंडीशन बना रहा हूं, जो कंडीशन बनेगी मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं इन वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं, माने ये साई 1 बराबर साई 2 करूं, इन दोनों इक्वेशंस को बराबर करूं, x की वैल्यू को 0 डाल दूं,
तो हमारे पास जो इक्वेशंस बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, ए प्लस बी इक्वल्स टू डी, और एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी आयोटा के ए माइनस बी इक्वल्स टू माइनस अल्फा डी। और यहां से जब इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू निकल के आएगी के माइनस आयोटा अल्फा ओवर के प्लस आयोटा अल्फा। ये तो आ गई बी की वैल्यू। और फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, यहां से डी की वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू कितनी आएगी 2k ओवर के प्लस आयोटा अल्फा और ए, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों फंक्शंस को इक्वल किया, एक्स की वैल्यू को जीरो डाला, एक्स की वैल्यू को जीरो डाला तो मेरे पास ये वैल्यू आई ए प्लस बी इक्वल्स टू डी। फिर मैंने इनको डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में, पहले इसको डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में और एक्स की वैल्यू को जीरो डाला, तो वहां से ये बना आयोटा के ए माइनस बी। सिमिलरली मैंने इसको डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में और एक्स की वैल्यू को जीरो डाला, तो वहां से बना इक्वल्स टू माइनस अल्फा बीटा अल्फा डी। इसको मैं सही कर देता हूं, ये बनेगा माइनस अल्फा डी, ये बनेगा। इन इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, बी और डी की। क्लियर है यहां तक? अब देखो फाइनल जो वेव इक्वेशन बनेगी, फाइनल वेव इक्वेशन, वो फाइनल वेव इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, साई वन एक्स इक्वल्स टू ए की वैल्यू, ए कॉमन आ गया दोनों में, तो ए ई पावर आयोटा के एक्स। बी की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू ए लिखी हुई है तो बी की वैल्यू को लिख दिया मैंने। बी की वैल्यू क्या हो गई, ए के माइनस आयोटा अल्फा ओवर के प्लस आयोटा अल्फा और ई पावर माइनस आयोटा के एक्स। ये किस रीजन के लिए, एक्स लेस देन 0। और साइड 2x, ये क्या बन गया, ये बन गया डी की वैल्यू रखनी है, डी की वैल्यू क्या है 2ka, तो ये बन गया 2ka ओवर के प्लस आयोटा अल्फा, के प्लस आयोटा अल्फा, और ये हो गया ई पावर माइनस अल्फा एक्स, ये हो गया x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो हमारे पास ये दो वेव फंक्शंस बन गए। इन फंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है इसका मतलब, वो हम देख लेते हैं। तो इन फंक्शंस का इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें तो इंटरप्रिटेशन ऑफ साई वन एक्स एंड साई टू एक्स, ये साई वन एक्स और साई टू एक्स का मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो ये वाला फंक्शन है एक्स लेस देन 0 वाला, तो एक्स लेस देन 0 वाला जो फंक्शन है, पहले मैं ये बना देता हूं, आपके पास ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, ये जो हाइट है ये v नॉट हाइट है, ये v नॉट हाइट है। ठीक है, ये जो रीजन है ये x लेस देन 0 है और ये जो रीजन है ये x ग्रेटर देन 0 है, और हम बात कर रहे हैं e लेस देन v नॉट वाली कंडीशन की। किसकी बात कर रहे हैं, e लेस देन v नॉट की कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट हो गया ये वाला और एक पार्ट हो गया ये वाला। जो पहला वाला पार्ट है इसका साई वन का, पहला वाला पार्ट जो है वो है इंसिडेंट वेव। कौन सी वेव है, इंसिडेंट वेव है, और इस इंसिडेंट वेव के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा कौन सा है, ए ई आयोटा एक्स, और दूसरा हिस्सा कौन सा है, बी ई पावर माइनस आयोटा के एक्स। ओवरऑल फंक्शन की मैं बात करूं तो ओवरऑल फंक्शन किसका मल्टीपल होगा, साई एक्स इंटू ई पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। ओवरऑल जो फंक्शन है इन दोनों से मिलकर बनेगा, तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, साई एक्स ए ई पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। तो ओवरऑल फंक्शन को अगर मैं एक बार लिखूं, अगर मैं यहां पर साई वन एक्स ओवरऑल उसको लिखूं एक्स और टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा ए ई पावर आयोटा के एक्स, और इसको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं ई पावर माइनस आयोटा, कितना लिखा हुआ है वो, आयोटा ई टी अपॉन एच कट, आयोटा ई टी अपॉन एच कट। और दूसरा पार्ट क्या लिखा जाएगा, बी ई पावर माइनस आयोटा के एक्स और ई पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव का मतलब है वेव ऐसे आ रही है,
पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है, ये हो गया ऐसे। ये हो गई इंसिडेंट वेव, ये वाला पार्ट इंसिडेंट वेव, फर्स्ट पार्ट जो है इसका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा नेगेटिव में है, देखो ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा पार्ट नेगेटिव में है, ये पूरा का पूरा पार्ट नेगेटिव में है, इसका जो रिजल्टेंट है वो पॉजिटिव रहेगा, ये पूरा का पूरा पार्ट नेगेटिव में है, तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्टेड वेव। ये क्या बनेगा? रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव बनेगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लौटेगा। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लौटने का मतलब है, यहां पर मैं दिखा नहीं रहा हूं, तो वो कुछ इस तरह से जाएगा नेगेटिव एक्स में, वापस लौट जाएगा। तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड वेव, और ये किस डायरेक्शन में हो गया? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? ये कौन सा रीजन का है? एक्स लेस देन जीरो का, एक्स लेस देन जीरो। वेव आई और रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट गई, जिसका एक पार्ट है इंसिडेंट वेव और एक पार्ट है कौन सा? रिफ्लेक्टेड वेव। अब मैं बात करता हूं एक्स ग्रेटर देन जीरो वाले रीजन की, एक्स ग्रेटर देन जीरो वाले रीजन की। तो यहां पर जो वेव फंक्शन है साइड टू एक्स, वो क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है ई पावर माइनस अल्फा एक्स, और उसको भी मल्टीप्लाई करा दिया ई पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट, इससे मल्टीप्लाई करा दिया। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो इसका एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज हो रहा है, इसका जो एम्पलीट्यूड है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, ये एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है ये, तो ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है इसका एम्पलीट्यूड। यहां इसका एम्पलीट्यूड क्या था? ये जो वेव फंक्शन बन रहा था ये, इसका एम्पलीट्यूड क्या था? ए, ये था एम्पलीट्यूड इंसिडेंट वेव का, ये एम्पलीट्यूड था रिफ्लेक्टेड वेव का। जो आयोटा वाला है ना, वो वेव फंक्शन बनाता है, क्योंकि जो वेव की इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो होती है आयोटा के फॉर्म में, ई पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इसलिए आयोटा वाला जो आर्ग्यूमेंट बनता है वो फंक्शन बनता है वेव का, और सिर्फ अगर अल्फा एक्स लिखा हो, माइनस अल्फा एक्स लिखा हो, तो ये एम्पलीट्यूड के साथ हो जाता है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब यहां जब एक्स ग्रेटर देन रीजन वाला देखोगे तो इसमें एम्पलीट्यूड आपको इस तरह से डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, ऐसे ऐसे। तो ये एम्पलीट्यूड लगातार क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये इनका इंटरप्रिटेशन हो गया वेव्स का, दोनों का, कि जो फंक्शन है लेस देन जीरो वाला साई वन जिसको हम कह रहे हैं, तो उसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट है इंसिडेंट वेव और एक पार्ट है रिफ्लेक्टेड वेव, और जो दूसरा है एक्स ग्रेटर देन जीरो वाला, उसमें एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, और ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम कहते हैं ट्रांसमिटेड वेव। तो ये कौन सी है? ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव। यहां तक क्लियर? तो ओवरऑल अगर इस सिनेरियो को देखूं तो ये सिनेरियो कुछ ऐसा चल रहा है, ये सिनेरियो कुछ ऐसा चल रहा है, ये एक वॉल है, यहां से एक पार्टिकल आया, ये हो गया इंसिडेंट, इंसिडेंट में इसका एम्पलीट्यूड है ए, इसका रिफ्लेक्शन हो गया रिफ्लेक्टेड वेव, और इसका एम्पलीट्यूड हो गया बी, और ये हो गई ट्रांसमिटेड, ये हो गई ट्रांसमिटेड, और ट्रांसमिशन के केस में इसका जो एम्पलीट्यूड है उसको हमने लिख दिया डी ई पावर माइनस अल्फा एक्स। क्लियर? तो अब एक तरह से फ्लो चल रहा है, किसका फ्लो हो रहा है? वेव का फ्लो हो रहा है। अच्छा, जब भी किसी चीज का फ्लो होता है तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, कंटिन्यूटी इक्वेशन, है ना? कंटिन्यूटी इक्वेशन मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज का फ्लो होता है तो वो फ्लो पॉसिबल है, तो उसके लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन। यहां पर वेव का फ्लो हो रहा है, तो वेव का फ्लो हो रहा है तो उसके लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं जिसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी।
क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो मैं यहां पर यूज करने वाला हूं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का मैं यूज करने वाला हूं दोनों फंक्शंस के लिए, और मैं केवल और केवल उसके रियल पार्ट का यूज करूंगा। मैं उसके कौन से पार्ट का यूज नहीं करूंगा, उसके कॉम्प्लेक्स पार्ट का यूज नहीं करूंगा। यानी कि ये जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो कुछ इस तरह से लिखी होती है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी साई कंजुगेट एक्स डेल अपॉन डेल एक्स साई एक्स माइनस साई एक्स डेल अपॉन डेल एक्स साई कंजुगेट एक्स। तो ये जो कंजुगेट एक्स वाला पोर्शन है इसको मैं छोड़ दूंगा, मैं केवल और केवल रियल पार्ट वाला यूज कर रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को मैं रियल पार्ट वाला यूज कर रहा हूं, तो रियल पार्ट ऑफ साई कंजुगेट एक्स, और यहां पर लिख लिया एच कट ओवर आयोटा एम और डेल ओवर डेल एक्स, और ये हो गया साई एक्स, ये वाला पार्ट यूज कर रहा हूं। तो अब मैं इसको पहले लगाऊंगा इंसिडेंट वेव के लिए, फिर मैं इसको लगाऊंगा रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, ठीक, और फिर लगाऊंगा मैं इसको ट्रांसमिटेड के लिए। तो इंसिडेंट वेव के लिए अगर मैं लगाऊं तो इंसिडेंट वेव कौन सी है, इंसिडेंट वेव है ये वाली ए ई पावर आयोटा के एक्स, सिर्फ इसका पार्ट यूज ले रहा हूं, और ई पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट, ये पार्ट है। तो इंसिडेंट वाला पार्ट यूज ले रहा हूं मैं साई वन एक्स का, मैं ओनली साई वन एक्स को यूज कर रहा हूं। तो साई वन एक्स इंसिडेंट, इसका इंसिडेंट पार्ट कौन सा है, ए ई पावर आयोटा के एक्स, और इसका जो कंजुगेट होगा वो कंजुगेट क्या बनेगा इसका, वो बनेगा ए ई पावर माइनस आयोटा के एक्स, ये बनेगा इसका कंजुगेट। और इसका आपको डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा यहां पर। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे डेल ओवर डेल एक्स साई आयोटा एक्स का, साई वन एक्स का, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो बनेगा आयोटा के ए और ई पावर आयोटा के एक्स। ओवरऑल जब आप इसको सॉल्व करोगे, यानी कि इसको सॉल्व कर लिया आपने पूरा, जब आप सॉल्व करोगे तो जे वन यानी कि इंसिडेंट पार्ट, आई लिख दिया मैंने इसको इंसिडेंट, तो इंसिडेंट वाला फंक्शन बनेगा ए स्क्वायर एच कट के, आयोटा आएगा, आयोटा से आयोटा ये कट जाएगा यहां पर, एच कट के अपॉन एम, ये बनेगा इंसिडेंट वेव की करंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इंसिडेंट वेव की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ये जो लिखा हुआ है एच कट के अपॉन एम, एच कट के अपॉन एम, ये क्या कहलाएगी, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूं कि वेलोसिटी लिख रहा हूं मैं, जो वैल्यू होती है पी, पी इक्वल्स टू होता है एच कट के, ये होता है मोमेंटम, ये होता है मोमेंटम, पी इक्वल्स टू एच कट के, यानी कि मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है ना, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड विद द वेव, पार्टिकल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एसोसिएट विद द वेव, विद द वेव। और हमने ये पढ़ा है कि P इक्वल्स टू होता है एम वी, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P अपॉन एम। तो ये ऊपर वाला पार्ट लिखा हुआ है P और नीचे वाला पार्ट लिखा हुआ है M, तो इसका मतलब ये ओवरऑल क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं बहुत इजीली, J1 इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और V का मतलब है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यहां तक क्लियर है के बात, बोलो भाई यहां तक क्लियर है, अरे समझ में तो आ रहा है ना, ये चीजें समझ में आ रही हैं कि ऊपर से जा रही हैं। अब इसी तरह से जो रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड पार्ट, इसके लिए मैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाल लूंगा, और इसी तरह से मैं ट्रांसमिटेड के लिए करंट डेंसिटी निकाल लूंगा इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए।
तो सिमिलरली मैं सबसे पहले निकाल लूंगा जे आर, और वो जे आर जो आएगा वो आएगा माइनस बी स्क्वायर वी, जे आर की वैल्यू। और इसी तरह से मैं निकाल लूंगा जे टी का मतलब होगा ट्रांसमिटेड, वो आ जाएगा 0। तो ट्रांसमिटेड में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी रहेगी 0, रिफ्लेक्टेड में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी रहेगी माइनस बी स्क्वायर वी, और इंसिडेंट में रहेगी ए स्क्वायर वी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटीज आ गई। ये क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे, इनको याद रखना बस। ये ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, और ये सारे केस कब हैं, जब ई की वैल्यू लेस देन वी नॉट है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये एक मूविंग पार्टिकल है, उससे एसोसिएटेड जो मोमेंटम है वो कितना होता है। तो P इक्वल्स टू एच कट के, ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छे आसानी के साथ ये क्वेश्चन बन सकता है। हमें क्या निकालना है, अब निकालना है ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट्स, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। अब ये बहुत ही सिंपल सा काम है। ये ठीक वैसे ही है कि मैं आपसे कहूं कि आपको टोटल अमाउंट कुछ दिया गया है, उसमें से कुछ आउटपुट आपने निकाल लिया, तो परसेंटेज निकालो। तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का मतलब क्या हो गया कि रिफ्लेक्टेड वेव अपॉन इंसिडेंट वेव, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया जे आर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव अपॉन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव अपॉन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। जे आर की जो वैल्यू है ये मॉड में लिया हुआ है, मॉड में लिया हुआ है, तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसको लिख दिया आपने बी स्क्वायर, और इसको आपने लिख दिया ए स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल चुके हो। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, बी की वैल्यू आई थी ये के माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के प्लस आयोटा अल्फा, ये वैल्यू आई थी। तो यही वैल्यू को मैं उठा के लिख रहा हूं यहां पर, सिंस बी इक्वल्स टू के माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के प्लस आयोटा अल्फा, के प्लस आयोटा अल्फा, और ये ए आ गया। तो बी अपॉन ए किसके इक्वल हो जाएगा, के माइनस आयोटा अल्फा और के प्लस आयोटा अल्फा। ये बी अपॉन ए की वैल्यू है। हमें चाहिए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बी अपॉन ए स्क्वायर चाहिए, तो इसका आपको करना पड़ेगा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा के माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के प्लस आयोटा अल्फा, और इसका कर दिया स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा कॉफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। और इस रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट को आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 फॉर द केस E लेस देन V नॉट, फॉर द केस E लेस देन V नॉट। ये वैल्यू हो गई है किसकी, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट की। इसी तरह से आप निकालोगे ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट। ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट को आप लिखोगे T से, और ये किसके बराबर होगा, JT प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव अपॉन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। अब क्योंकि ट्रांसमिशन में तो 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब जो टोटल ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट है, टोटल ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट R प्लस T, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यदि T की वैल्यू 0 हो गई तो R की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1। किस केस के लिए, फॉर E लेस देन V नॉट, फॉर E लेस देन V नॉट। भाई टोटल ट्रांसमिशन जो है, आप लोगों ने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि R प्लस T प्लस A, ये इक्वल तो कितना होता है, 1 होता है। अब यहां पर A तो है ही नहीं, A मतलब एब्जॉर्बेंस कॉफिशिएंट, R मतलब रिफ्लेक्शन और T मतलब ट्रांसमिशन। इन तीनों का सम किसके इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है। A यहां पर है नहीं, तो R प्लस T की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। अब क्योंकि T 0 हो गया, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स कि यदि एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी V नॉट से कम रहेगी, तो उस केस में इंसिडेंट वेव 100% क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इट मीन्स फॉर E लेस देन V नॉट, इंसिडेंट वेव will be 100% reflected, incident wave reflects 100%,
रिफ्लेक्ट्स 100%, ये 100% रिफ्लेक्ट हो जाएगी E लेस देन V नॉट के केस में। रिजल्ट वही आ रहा है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में आया था। क्लासिकल मैकेनिक्स में यही बोल रही थी कि 100% क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? ये जो रिजल्ट आया है वो सिमिलर आया है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में आया था। यहां तक बात क्लियर है? देखो, तो अभी तक जो मैंने तुम्हें बताया पोटेंशियल स्टेप का, उसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे? उसमें क्वेश्चन ये बनेंगे कि फॉर E लेस देन V नॉट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना होता है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना होता है, इंसिडेंट जो वेव है उसकी करंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है, रिफ्लेक्टेड जो वेव है उसकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है, मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है पार्टिकल से एसोसिएटेड। उसके बाद ये जो वैल्यू बनी B और A की, ये पूछे तो पूछे, नहीं तो मुश्किल ही पूछते हैं। उसके बाद ये पूछ लिया जाता है कि जो x लेस देन 0 वाला जो रीजन है उसमें जो वेव होती है ओवरऑल वेव, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है इंसिडेंट पार्ट और एक होता है रिफ्लेक्टेड पार्ट। जबकि जो x ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट है उसके अंदर केवल और केवल ट्रांसमिटेड वाला पार्ट होता है। x ग्रेटर देन 0 के अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, जबकि x लेस देन 0 वाला जो पोर्शन है उसके अंदर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है ना, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज और इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट चल रहा है। आप देख भी रहे हो यहाँ पर ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड चल रहा है। उसके अलावा इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये बाउंड्री कंडीशन वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी बाउंड्री कंडीशन लगेगी, और बाकी तो श्रोडिंजर इक्वेशन वगैरह कोई तुमसे पूछेगा नहीं। तो ये है, तो ये तो रीजन हो गया हमारा कौन सा वाला, जब हमने बात की E लेस देन V नॉट।